डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एसिड रेन काजेस इम्पैक्ट एंड कंट्रोल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ओजोन डिप्लीशन, उसके कुछ और पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे। से इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन जो कि लास्ट टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट कि इसका स्किन कैंसर में जैसे नॉर्मली देखा गया है कि स्किन कैंसर मेलेनोमा जो है कॉमनली बिकॉज ऑफ द वेरियस फैक्टर्स लाइक द केमिकल्स और एक्सपोजर ऑफ हैजर्डस सब्सटेंसेस ये काज होते हैं। तो जो रेडिएशन जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन UVB की वजह से जो स्किन कैंसर होता है, नॉर्मली ये देखा गया है कि वाइट स्किन यानी जहाँ पर स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट नहीं बनते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं कि इस कैंसर का ज़्यादा रिपोर्ट किया गया, नॉन मेलानिन कैंसर यानी रेडिएशन की वजह से। और बॉडी के उन पार्ट्स पे जो ज़्यादा सन एक्सपोज्ड होते हैं, सन एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पे इस तरह की स्किन कैंसर्स रिपोर्ट किया गया, लाइक द हैंड्स, नेक्स एंड ऑल द पीपल हु आर मोर एक्सपोज्ड इनटू द सन, लाइक द लेबर्स एंड द विजिटर्स टू द बीचेस, यानी जो बीच पे सन बाथिंग के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, उस तरह के लोगों में आमतौर पर ये रिपोर्ट किया गया कि स्किन कैंसर का रिपोर्ट किया गया बिकॉज ऑफ UV एक्सपोजर। तो इसके दूसरा इम्पैक्ट वीक इम्यून या वीकनिंग ऑफ वीक इम्यून सिस्टम बनते हैं इससे। यानी हमारा बॉडी जो इम्यून सिस्टम है वो जब UV रेडिएशन के साथ ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो UV जो बीटा सेल्स है, बी सेल्स का फॉर्मेशन जो है कम होते हैं, इस वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं। थर्ड इसके इम्पैक्ट होते हैं जैसे आई डिजीज़ लाइक कैटरैक्ट भी इसमें देखा गया, यानी आई ब्लाइंडनेस भी हो सकते हैं व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू सच ए टाइप ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट इसके इम्पैक्ट है इट में एक्ट एज ए जर्मिसाइड, यानी जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो सकते हैं। ख़ासतौर पर माइक्रोबियल एक्टिविटी रिड्यूस हो सकते हैं इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। और इसके इम्पैक्ट है यानी बहुत सारे लार्वल डेथ हो सकते हैं यानी लार्वल डेथ हो सकते हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अलावा देखा गया वेजिटेशंस पे भी इसके इम्पैक्ट देखा गया है, जो हमारे प्रोडक्शन है वो भी कम होते हैं बिकॉज ऑफ, यानी लीव्स की फॉर्मेशन कम होते हैं या उसमें फोटोसिंथेटिक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस पे ही नहीं बल्कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इसके बुरे असरात देखा गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही यूनिक और सक्सेसफुल जो इंटरनेशनल ट्रेटी हमारे पास है, या इंटरनेशनल एक्शन या यानी इंटरनेशनल एफर्ट जो हम जिसको यानी इस UV रेडिएशन को कम करने के लिए एक ख़ास टेरिटरी यहाँ पर हुआ था, दैट वाज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये इसका यानी फॉर्मेशन हुआ और इसके इन्फोर्स हुआ इन 1 जनवरी 1 जन में इसका फॉर्मेशन हुआ इन 1989, 1 जन यानी 1989 में इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ख़ास बात ये था कि इसमें जो प्रोडक्शन और कंजप्शन को भी फेस आउट करना था, लाइक द CFCs, हेलोन्स एट्सेट्रा। ठीक है,
तो ये तकरीबन इसका टारगेट टाइम था, इट वाज अराउंड 2000, यानी 2000 में CFC जो है अराउंड 95%, ये 5% जो है इसकी फेज आउट का पीरियड था। इस तरह से वेरियस अदर केसेस आल्सो दे हैव टू फेज आउट विद ईयर ऑफ 2000 तक इसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है रिड्यूस करना था। तो काफ़ी हद तक जो है इसके बाद लेटर ऑन ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की और ज़्यादा रेटिफिकेशन होते चला गया और इसमें तकरीबन 197 कंट्रीज़ जो है वो पार्टिसिपेटरी और सिग्नेटरी कंट्रीज़ रहे। और ओवरऑल इसको सक्सेसफुल इसलिए कहा जाते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक लोगों ने सक्सेस हासिल किया। और इस CFC का ख़ास और एक कंट्रोल होने के वजह था इसके अल्टरनेटिव्स जैसे कि CFCs के सब्स्टिट्यूट्स हम इसको कहा जाते हैं कि कुछ और केमिकल कंपाउंड जो है बनाया गया जो इस CFC के रिप्लेस कर सकते थे। वो है हमारे पास HCFCs है हमारे पास और HCFC। यानी यहाँ पर होता क्या है कि हम हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन फ्लोरो, इवन इसमें हम क्लोरीन डालते ही नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड हो जाते हैं जो वीक होते हैं, इस वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। जल्दी से ही विद इन द ट्रोपोस्फीयर इसका ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वॉश आउट हो जाते हैं। और ये भी एक अनस्टेबल जिसके अंदर ऑलरेडी क्लोरीन रेडिकल्स इससे नहीं बनता। तो इस तरह की जो सब्स्टिट्यूट्स है वो भी काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद जो है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क विद द टारगेट इसको सारे जो CFC से उसको फेस आउट करने की कोशिश की और इससे काफ़ी हद तक CFCs का इस्तेमाल जो है बैन हुआ और इसकी प्रोडक्शन जो है बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पे बैन किया गया। तो ये कुछ हमारे पास यानी आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में था। आज हम एसिड रेन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एसिड रेन क्या होते हैं, देखिए एसिड रेन किससे कहा जाता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि रेन क्या होता है कि जैसे फिनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी जहाँ पर वाटर इवैपोरेट हो जाते हैं और इसके क्लाउड्स बनते हैं और वो क्लाउड्स जब सैचुरेशन होते हैं पानी से तो वो फिर रेनिंग होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। तो होता क्या है कि हमारे एयर में ये सारे बनते हैं। तो एयर में बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन है, बहुत सारे केमिकल्स एयर में आज जो है एंथ्रोपोजेनिक काजेस की वजह से, ह्यूमंस की वजह से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक द नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड्स, राइट। इस तरह के काफ़ी कुछ पोल्यूटेंट्स एयर में पाया जाते हैं। तो जब नॉर्मली जब रेनिंग सीजन होते हैं या रेन बनते हैं तो ये जो रेन वाटर है, रेन वाटर के साथ क्या होता है कि जिस तरह के एसिड्स यानी जो ये ऑक्साइड्स है लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है वो कंबाइन होके क्या बनते हैं, इसके रेस्पेक्टिव एसिड्स बन जाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा, HNO3 बना देगा। इसी तरह से जो हमारे वाटर कंबाइन होते हैं किसके साथ, सल्फर के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड, और वहाँ पर बनते हैं H2SO4, है ना। इसी तरह से कार्बन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं वाटर के साथ मिलके, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। तो इस तरह की जो जब रेन बनते हैं, रेन के वाटर के अंदर इस तरह की एसिड ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया ख़ासतौर पर स्वीडन के अंदर या ना जो हमारे वेस्ट यूरोप कंट्रीज है वहाँ पर क्या देखा गया कि वहाँ जो रेन इन 1980s रेन जब क्या होते हैं कि वहाँ जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है एकदम से फॉरेस्ट की डिक्लाइन हो जाते हैं, फॉरेस्ट डिक्लाइन होते हैं और जो ख़ासतौर पर फिशिंग वहाँ होता था, फिशिंग बहुत कम होते हैं वहाँ पर, फिशिंग की प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो जाते हैं 1980s में। और जब इसकी कारण देखना चाहा तो वहाँ पर जो रेन आते थे उस समय रेन का जो pH है वो बिलो 4 रिकॉर्ड किया गया। यानी pH जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम जो इसके वाटर का जो pH वैल्यू अगर 7 है तो उसको हम न्यूट्रल माना जाते हैं, अगर 7 से अबव चला जाते हैं। बेसिकली pH इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट।
जिसकी ज़्यादा मात्रा होंगे तो वह क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। अगर pH वैल्यू 7 से एबो चला जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो अल्कलाइन बन जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एसिड यानी रेन जो है, रेन की pH जो है बिलो 4 भी रिकॉर्ड किया गया। और इससे क्या हो रहा था, हमारे जो वहाँ की लेक है या फॉरेस्ट है वो एसिडिफिकेशन का शिकार हो जाता था। एसिडिफिकेशन यानी लेक वाटर भी एसिडिक बन जाते थे, या इवन आपके सॉइल भी ज़्यादा एसिडिक बनने की वजह से वहाँ एकदम से प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो होता क्या है, इनफैक्ट जैसे हमारे फैक्ट्रीज़ होते हैं, नॉर्मली फैक्ट्रीज़ में ख़ासतौर पर जैसे आपकी ये जो पावर प्लांट स्टेशन है, जहाँ से ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड इवन कार्बन ऑक्साइड जो है रिलीज़ होते हैं, तो ये एयर में चला जाते हैं और एयर जो है ऐसे पोल्यूटेंट्स को दूर तक लेके चला जाते हैं। इनफैक्ट ये जो एसिड रेन है या एयर पोल्यूशन है, इनिशियली क्या होता था, एक रीजनल प्रॉब्लम हुआ करता था बिकॉज ऑफ ये जो हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो स्टेक्स होता था उसका हाइट कम होने की वजह से एयर जो है काफ़ी हद तक विद इन अ रीजन जो है ज़्यादातर कन्फाइंड रहते थे, ज़्यादा दूर तक डिस्पर्स नहीं होता था। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि इसकी स्टेक्स को बहुत ऊपर हाइट को बढ़ा दिया, जिस वजह से ये हायर लेवल के एयर्स में चला जाता था और दूर तक इसकी डिस्पर्शन होते थे, पोल्यूटेंट्स की डिस्पर्शन होते थे। और अगर वेस्ट यूरोप में अगर ये इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन था तो इसका इम्पैक्ट कहाँ देखा गया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इसका इम्पैक्ट देखा गया। तो यहाँ अगर पोल्यूटेंट बनते हैं तो वो दूर कहीं जाके वहाँ पर उसकी इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। और जो एयर है इसका कोई बाउंड्री हमारे पास नहीं होते हैं, तो इसके इम्पैक्ट कहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए ये ग्लोबल फिनोमिना है। तो ये एसिड फॉर्मेशन जो है ये रेन के अंदर जो है pH वैल्यू को कम कर जाते हैं, जिस वजह से रेन एसिडिक हो जाते हैं और इसके बहुत बुरे असरात हमारे सामने होते हैं। तो सिर्फ ये जो एसिड रेन है सिर्फ इंडस्ट्रीज से ही नहीं होते, बल्कि इसके वेरियस काजेज है, कुछ नेचुरल काजेज भी है। नेचुरल काजेज में लाइक द वोल्केनिक एरप्शन या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन या आपके इवन ह्यूज अमाउंट में कार्बन जो है बहुत सारे ओशन से कन्वर्ट होके कार्बोनिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होके वो एयर में चला जाते हैं। तो मेन काजेज जो है वो एंथ्रोपोजेनिक काजेज है। एंथ्रोपोजेनिक काजेज में जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ है, लाइक इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा ये ऑक्साइड से एयर में चला जाता है और एयर में ये वाटर से मिलके रेस्पेक्टिव एसिड्स बना देते हैं, और जिस वजह से रेन का एसिड यानी रेन के pH जो है कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पैक्ट्स। इसके फर्स्ट इम्पैक्ट्स है, पहला वेजिटेशन पे हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। वेजिटेशन पे किस तरह की एसिड रेन या वेजिटेशन पे इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। देखिए वेजिटेशन पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक से फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ प्लांट है, तो इस पे देखा ही गया कि समटाइम्स ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं, सल्फर ऑक्साइड्स वगैरह बनते हैं, ये ड्राई फॉल भी हो जाते हैं। ड्राई फॉल होके यहाँ पर लीव्स पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर यानी रेडिएशन को यानी एब्जॉर्ब होने नहीं देता। सेकंड थिंग, ये आपकी लीव्स को ब्लीचिंग कर सकते हैं। थर्ड, यानी यही एसिड रेन सॉइल में चला जाते हैं, सॉइल में एसिडिफिकेशन होते हैं जिस वजह से सॉइल का pH जो है वो कम हो जाते हैं, यानी ये एसिडिक हो जाते हैं, जिस वजह से सॉइल के अंदर क्या होता है, सॉइल की ख़ास तौर पर एक ख़ास क्वालिटी सॉइल में क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़। जो फर्टाइल सॉइल होते हैं उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि सॉइल के अंदर कुछ माइक्रोब्स है जो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया
फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं, सॉइल का चाहे माइक्रो फ्लोरा हो या मैक्रो फ्लोरा हो, इसका यानी पॉपुलेशन कम हो जाते हैं, जिनका ख़ास स्पेसिफिक रोल ये होते हैं कि सॉइल को बिल्डअप करने का, राइट, और न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करने का ख़ास रोल होते हैं। लेकिन एसिडिक सॉइल के अंदर ये जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ हो या मैक्रो फ्लोरा हो, इसका पॉपुलेशन एकदम से कम हो जाते हैं, तो उस वजह से सॉइल जो है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इसके इम्पैक्ट होते हैं कि सॉइल में जैसे हम प्लांट्स की जैसे रूट हेयर्स वगैरह देखते हैं, एसिडिक सॉइल के अंदर ये रूट हेयर्स कुछ प्लांट्स का, ख़ासतौर पर यहाँ पर दो तरह के प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स एसिड को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो इस तरह के प्लांट जो है एसिडिक सॉइल में वो कंफर्टेबली ग्रो नहीं होता, उस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन पे असर होते हैं। इसी तरह से हमने वाटर एक्वाटिक एनवायरनमेंट पे भी देखा गया कि जो यहाँ पर एसिडिक रेन आते हैं, एसिडिक रेन के अंदर ख़ासतौर पर जो स्मॉल पॉपुलेशन है एक्वाटिक एनिमल्स के या प्लांट्स के, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर भी एसिडिफिकेशन फिनोमिना होते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन, जिस वजह से क्या होते हैं कि हमारे कुछ प्लांट्स और एनिमल, ख़ासतौर पर जो लार्वे है, वो वहाँ पर ग्रो नहीं करता, या उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर बड़ा एक इम्पैक्ट ये रहते हैं कि एसिडिक सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़ास तौर पर क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता। एसिडिक सॉइल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है या वॉश आउट हो जाते हैं या वो अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉजिटिव आयन। जैसे कि हम देखते हैं कि जब एसिडिफिकेशन मिट्टी में ज़्यादा होना, सॉइल के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे जो सॉइल एक्सचेंज कम्प्लेक्स होते हैं, सॉइल एक्सचेंज कम्प्लेक्स, जो कि ख़ास एक प्रॉपर्टी है सॉइल के अंदर, जो जैसे अगर कीटाइन सॉइल एक्सचेंज कम्प्लेक्स है तो वो नेगेटिव वाले न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं, वहीं पे एनाइन वाली ये होगा, यानी नेगेटिव वाली कम्प्लेक्स सॉइल एक्सचेंज कम्प्लेक्स होंगे तो वो पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम वगैरह को होल्ड करके रखते हैं। तो ऐसे में ये न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करना और अवेलेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे जैसे यहाँ सॉइल एसिडिफिक होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर ये पॉजिटिव क्रिएशन ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से वो न्यूट्रिएंट जो नेगेटिव वाले न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ पर स्ट्रॉन्गली बाइंड हो जाते हैं, उस वजह से वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, या इसके वैलेंसीज को एकदम से न्यूट्रलाइज कर जाते हैं। वैलेंसीज को न्यूट्रलाइज करने की वजह से एक न्यूट्रल फॉर्मेशन होते हैं, जिस वजह से वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, सॉइल में ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते हैं, उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं इसकी प्रोडक्शन पे। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी देखा गया कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट में है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो है लार्वेज प्रॉपरली ग्रो नहीं होता है फिशेस के, इसलिए इस वजह से फिशेस का पॉपुलेशन एकदम से एब्रप्टली डिक्रीज हो जाते हैं। और बहुत सारे जो है एक्वाटिक ख़ासतौर पर algae जैसी प्लांट जो है उनकी कंपोजिशन एकदम से चेंज हो जाते हैं, यानी कुछ अनवांटेड प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइक दी ब्लू ग्रीन algae, इस तरह के प्लांट्स जो है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकल स्पीशीज है वो ज़्यादा एसिडिक सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और इनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता इस तरह की चीज़ें जो है यानी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वो वहाँ एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके और एक इम्पैक्ट हमने ये देखा कि एसिड रेन का वो है प्रॉपर्टीज़ पे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा या रिपोर्ट सुना होगा कि हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ये रिपोर्ट किया गया है मॉन्यूमेंट्स पे रिपोर्ट किया गया है कि वहाँ जो आमतौर पर चीज़ें बना होते हैं दे आर मेड ऑफ मार्बल्स, है ना। ये क्या होते हैं, लाइमस्टोन्स का बना होते हैं, मार्बल्स के ख़ास तौर पर जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा एग्जांपल सबसे बेस्ट आ जाते हैं ताजमहल।
ताजमहल का सबको आइडिया है कि यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे इंडिया के अंदर मॉन्यूमेंट्स की फॉर्म में या हेरिटेज की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये देखा कि ताजमहल का जो ब्राइटनेस है या ब्राइटनेस हो या इसके जो हार्डनेस है वो क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। वीक इसलिए होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे जो एसिड्स रेन के अंदर जो पाए जाते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, ये इनफैक्ट डायरेक्टली रिएक्ट कर सकते हैं आपकी, क्योंकि आपका जो मार्बल बना होते हैं दे आर लाइमस्टोन एंड मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है वो इस तरह के सब्सटेंसेस के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका ये मार्बल्स बना होते हैं और बनते हैं वहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बन जाते हैं, कैल्शियम सल्फेट बन जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्लेस करते हैं बाय कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का जो वहाँ जो इस स्टोन के अंदर जो है वहाँ पर जगह नहीं बनता है बिकॉज ऑफ इट इज़ साइज एंड इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो वहाँ से लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस करते हैं बाय कैल्शियम सल्फेट, और वो जो कैल्शियम सल्फेट है वहाँ पर आहिस्ता वहाँ से यानी लिबरेट होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसका जो थिकनेस है वो भी कम हो जाते हैं और इसकी ब्राइटनेस भी कम हो जाते हैं। तो ये कारण माना जाते हैं किस लिए, आपकी मार्बल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए। बड़ा एक इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है कि मार्बल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए या हमारे मॉन्यूमेंट्स की डिस्ट्रक्शन के लिए ये जो एसिड्स है, इवन समटाइम्स सिर्फ एसिड रेन ज़रूरी नहीं होते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एयर के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर जो है प्रेजेंट रहता है, तो ये अपने उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ये रेस्पेक्टिव एसिड्स बना देते हैं, और यही एसिड रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस मार्बल की डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये ऐसा ऐसा इवन हम इस चीज़ को क्या कहा जाते हैं, कैंसर ऑफ मार्बल भी कहा जाते हैं, कैंसर ऑफ मार्बल भी कहा जाते हैं, ठीक है, कैंसर ऑफ मार्बल भी कहा जाते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पर कोरोजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोरोजन एक फिनोमेना जिसके अंदर, जिसको हम रस्टिंग भी कहा जाते हैं, कि हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है क्या होते हैं कि वो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे आयरन के बने होते हैं ब्रिजेस वगैरह, या घर के भी बहुत सारे जैसे आपके रूफ शीट्स वगैरह जो है वो सारे मेटल्स के या आयरन के बने होते हैं। तो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है, जब वाटर रेन जो है एसिडिक हो रहा है या हवा में इस तरह के पोल्यूटेंट्स का मात्रा बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस जो है, रस्टिंग वाली प्रोसेस बहुत तेज़ी से बनते हैं। जैसे हमारे पास आयरन जो है, नॉर्मली आयरन जो है जब हम इसको यानी ये ऑलरेडी नेचर में पाया जाते हैं इम्प्योर फॉर्म में, इम्प्योर यानी ये दूसरे किसी के साथ यानी जुड़े हुए रहते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो नॉर्मली हम इसमें ऑक्साइड से हम इसको प्यूरिफाई करके आयरन को यानी एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी इस आयरन को हम उस ऑक्साइड फॉर्म से निकाल के इस्तेमाल किया जाते हैं। तो इसका एक एफिशिएंसी ये रहते हैं कि वो किसी भी समय जब भी चांस मिलते हैं कि वो फिर अपनी नेचुरल स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जब सराउंडिंग्स में इस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये जल्दी से अपनी रेस्पेक्टिव एसिड्स में या ऑक्साइड्स में वापस जाने की कोशिश करते हैं, लाइक फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड वगैरह जो है इसका फॉर्मेशन होते हैं। जैसे हम आमतौर पर ये रस्टिंग के सीज़न में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ब्राउन पाउडर बन जाते हैं, ब्राउन पाउडर बेसिकली ये वही चीज़ होते हैं जो आयरन ऑलरेडी उसमें होते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म में चला जाते हैं और वहाँ से आहिस्ता एक पाउडर की फॉर्म में लिबरेट हो जाते हैं, और इस तरह से आयरन के बने या मेटल के बने चीज़ें, स्ट्रक्चर्स का जो लाइफ है वो कम हो जाते हैं, वीक होते हैं और जल्दी से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखा गया है कि रस्टिंग वगैरह से हमारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं।
थर्ड, एसिडिक रेन इवन आपके कुछ फाइबर्स पे भी उसके बुरा असर देखा गया है। फाइबर्स जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स है या रबर की बनी हुई चीज़ें हैं, इस तरह के टेक्सटाइल के या रबर्स के चीज़ें जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा समय तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उसके फाइबर्स के ब्रेकअप हो जाते हैं, फाइबर्स वीक होते हैं, जिस वजह से वो जो चीज़ बना होते हैं इन फाइबर्स का वो उसकी लाइफ कम कर जाते हैं। और ये भी देखा है कि हमारे जो घरों के अंदर जब पेंट्स ख़ास तौर पर करते हैं तो पेंट भी फेड अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपोज टू दिस टाइप ऑफ द एसिडिक रेन। सो ये है कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एसिड रेन का फॉर्मेशन कैसे होते हैं और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, सो आई विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।